हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश कुमार शुक्ला और मैं हूँ बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से सेकेंड ईयर का स्टूडेंट। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन का आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे, उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाएंगे, कितने प्रकार की प्रोटीन होती हैं ये बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए और साथ में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। भाई वो लाल लाल दिख रहा है उसको सफ़ेद कर ही दो आज। ठीक है, ऑल प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ एल अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। जितनी प्रोटीन होती हैं वो पॉलीमर किसकी हैं? एल अल्फ़ा अमीनो एसिड की हैं। ठीक है, ये जो मेजर जो बनाता है वो कौन होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जो मेजर कंपोनेंट होता है क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और माइनर रूप में क्या पाए जाते हैं? सल्फर और फास्फोरस। ठीक है, एवरेज नाइट्रोजन कंटेंट जो होता है वो 16% बाई वेट होता है। यानी जो एवरेज नाइट्रोजन कंटेंट होता है प्रोटीन में वो 16% बाई वेट होता है। ये तुम्हारा कुछ चीज़ें जनरल हो गई प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका, फंक्शनली और केमिकली, फंक्शनली और स्ट्रक्चरली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है प्रोटीन का, क्योंकि हर एक एस्पेक्ट में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आप लोग इस वीडियो में देख के आपको पता भी चल जाएगा। तो ठीक है, हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये प्रॉफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉफ के लिए और साथ में आपके पीजी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है भाई पीजी के लिए। आओ देखते हैं। देखिए, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे जब हम, तो हम 4 लेवल तक पढ़ते हैं। ठीक है, 4 लेवल तक: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। कौन कौन से हो गए? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जब ये जो प्रोटीन होती हैं ये तुम्हारी अमीनो एसिड से मिलके बनी हुई है, यानी कि कई सारे अमीनो एसिड मिलके आप बनाते होंगे, ऐसे अमीनो एसिड बनाते होंगे। तो जब लीनियर अरेंजमेंट होगा तो वो होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। जब लीनियर अरेंजमेंट होगा तो क्या होगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। तो ये क्या करेगा? डिनोट्स द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर केवल का इतना ही बस लिखना है उसमें, डिनोट्स द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। नंबर एंड, मान लो 4 अमीनो एसिड है तो 4 अमीनो एसिड हो गई और उसका सीक्वेंस है, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो प्राइमरी स्ट्रक्चर डिनोट द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। फर्स्ट जो अमीनो एसिड होगी वो एन टर्मिनल कहलाएगी और जो लास्ट अमीनो एसिड होगी वो सी टर्मिनल कहलाएगी। अब एन टर्मिनल और सी टर्मिनल क्यों कहलाती है आप सबको पता होगा। एन क्या है? NH2 से आया है और सी कहाँ से आया है? COH से। तो जहाँ जिस तरफ NH2 होगा वो एन टर्मिनल होगा लास्ट पहले, और जो सी यानी कि COH जिस तरफ होगा लास्ट में वो तुम्हारा क्या होगा? सी टर्मिनल हो गया। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो स्टेबलाइज किसके द्वारा होता है? तो इसमें कोई भी नॉन कोवेलेंट बांड नहीं होते हैं, कोवेलेंट बांड हैं। पेप्टाइड बांड और डाइसल्फाइड बांड क्या है? कोवेलेंट बांड है। तो ये स्टेबलाइज किसके द्वारा होता है? पेप्टाइड बांड तो होता ही है प्रोटीन में, और साथ में डाइसल्फाइड बांड भी होता है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, इंसुलिन। इंसुलिन एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है तुम्हारा किसका? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का। पहले इंसुलिन नहीं रहता है, वो पहले रहता है प्रो इंसुलिन से पेप्टाइड, सी पेप्टाइड निकल जाता है और क्या बनता है तुम्हारा? इंसुलिन। तो ये ABC 3 पेप्टाइड्स हैं जो कि जुड़े हुए हैं आपस में किसके द्वारा? सल्फाइड बांड के द्वारा, डाइसल्फाइड बांड के द्वारा। देखिए, डाइसल्फाइड बांड द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ये क्या थी? आपकी प्रो इंसुलिन थी और ये चेंज हो गई किसमें? इंसुलिन में, जब सी पेप्टाइड बाहर निकल गया। तो इसका एग्जांपल हो गया। आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखते हैं, जब यही प्राइमरी स्ट्रक्चर जो सीक्वेंस और नंबर था वही अगर तुम्हारा फोल्ड हो जाए, ठीक है, मतलब फोल्डिंग हो जाए थोड़ा सा, यानी कि स्पायरल हो जाए तो उसमें अनदर बांड भी आ जाएंगे, जैसे कि हाइड्रोजन बांड आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बांड आ जाएगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो जाएगा, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा। तो वो तुम्हारा क्या होगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। ये क्या है? इसका डिफिनीशन का है तो स्टेरिक रिलेशनशिप ऑफ अमीनो एसिड्स क्लोज टू ईच अदर क्या होते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होगा? स्टेरिक रिलेशनशिप ऑफ अमीनो एसिड क्लोज टू ईच अदर, यानी कि अमीनो एसिड के बीच में रिलेशन हो गया। किसके कारण हो गया? हाइड्रोजन बांड के द्वारा हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक बांड के द्वारा हो गया, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो गया, वांडर वाल फोर्स हो गया। इसके कारण इंटरेक्शन हो गया दो अमीनो एसिड, कई अमीनो एसिड में, तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। व्हेन प्राइमरी स्ट्रक्चर इज फोल्डेड देन इट फॉर्म सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा वो स्टेबलाइज किसके द्वारा होगा? नॉन कोवेलेंट बांड द्वारा। देखिए, कोवेलेंट बांड तो पाया ही जाएगा, पेप्टाइड बांड
पेप्टाइड बांड तो पाया ही जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ नॉन कोवेलेंट बांड भी होते हैं, हाइड्रोजन बांड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक बांड्स, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और वैन डर वाल्स फोर्स। तो हाइड्रोजन बांड आप जानते हैं कि CO और NH के बीच में बनेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक बांड्स मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होगा। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन मतलब कि जो R ग्रुप लगा होगा उसके बीच में रिपल्सन होगा, ठीक है, तो वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो गया। और वैन डर वाल्स फोर्स तो सभी के बीच में होता ही है। तो ये स्टेबलाइज करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरीके से बांटा गया है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट मेनली दो ही बांटा गया है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट। लेकिन बीटा बेंड्स, सिलेंडर बैरल्स, हेलिक्स या टर्न लूप भी हो सकते हैं, ठीक है, टर्न्स और लूप भी हो सकते हैं। तो हम अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट को यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, डिटेल में ऑब्जर्व करना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। तो जो अल्फा हेलिक्स है मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल कन्फर्मेशन है, यानी कि पूछा है कि मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल कन्फर्मेशन क्या है, तो क्या बताओगे, अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स इज मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल कन्फर्मेशन। राइट हैंडेड हेलिक्स हमेशा पाई जाएगी, हमेशा राइट हैंडेड हेलिक्स पाई जाएगी। अगर आपसे कोई पूछे क्यों केवल राइट हैंडेड हेलिक्स ही क्यों पाई जाती है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स क्यों नहीं पाई जाती है, तो आपको पता होगा जो प्रोटीन होती हैं वो पॉलीमर किसकी होती हैं, एल अल्फ़ा अमीनो एसिड की, एल अल्फ़ा अमीनो एसिड की। जब एल अल्फ़ा अमीनो एसिड है यानी कि लेफ्ट हेलिक्स है, ठीक है, यानी कि लीबो रोटेटरी है, तो वो राइट हैंडेड हेलिक्स उसमें नहीं पाया, सुनो, राइट हैंडेड हेलिक्स ही पाया जा सकता है, ठीक है, एल अल्फ़ा में राइट हैंडेड हेलिक्स ही पाया जाता है, सेम नहीं हो सकता है, यानी कि लेफ्ट है लीबो है तो लीबो लेफ्ट वाला ही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका रीजन हो गया, ज़्यादा ऊपर की चीज़ें थी, ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। इच टर्न फाउंड बाय 3.6 रेसिड्यू। जो अब देखिए जो अल्फा हेलिक्स होता है इसमें क्या होगा, ये देखिए बना हुआ है अल्फा हेलिक्स, हल्का फोल्डिंग हो गई और इसके बीच में क्या बन गया, हाइड्रोजन बांड बन गया। हाइड्रोजन बांड किसके बीच में है, CO और NH के बीच में। CO होगा फर्स्ट और NH कौन सा होगा, चौथा, ठीक है। इसके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बांड, और हाइड्रोजन बांड जब बन गया तो एक टर्न बन गया, एक हेलिक्स बन गया, राइट हैंडेड हेलिक्स। जैसे कि आप DNA पढ़े हैं, DNA के जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वैसे ही कुछ टाइप का हेलिक्स बन गया और एक टर्न में 3.6 रेसिड्यूज होंगे, 3.6 रेसिड्यूज यानी कि 3.6 अमीनो एसिड होंगे, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन अमीनो एसिड रेसिड्यू कितना होगा, 1.5 एंगस्ट्राम। जो अमीनो एसिड होंगे उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 1.5 एंगस्ट्राम। पिच अगर देखा जाए इच टर्न की तो कितनी होगी, 5.4 एंगस्ट्राम। पिच ऑफ इच टर्न 5.4 एंगस्ट्राम। ध्यान रखिएगा प्रोलीन और ग्लाइसिन में तुम्हारा अल्फा हेलिक्स नहीं बनता है, इसीलिए ये तुम्हारे डिस्टेबलाइज बाई प्रोलीन एंड ग्लाइसिन। अल्फा हेलिक्स डिस्टेबलाइज किसके द्वारा हो जाएंगे, प्रोलीन और ग्लाइसिन द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रोलीन एंड ग्लाइसिन के द्वारा अल्फा हेलिक्स डिस्टेबलाइज हो जाते हैं। इसमें हाइड्रोजन बांड नहीं बनता पाता है, इसलिए तुम्हारे स्टेबलाइज नहीं होते हैं प्रोलीन और ग्लाइसिन, यानी कि प्रोलीन और ग्लाइसिन में अल्फा हेलिक्स नहीं पाया जाएगा। उसके बाद में बीटा प्लीटेड शीट पढ़ते हैं। तो जो बीटा प्लीटेड शीट होती है इसमें पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों प्रकार का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जब दो सीक्वेंस यानी कि एक ये NC ये था और दूसरा एक और आ गया NC, तो दो स्ट्रैंड यानी कि दो सीक्वेंस मिलके आपस में बांड बना लेंगे तो उसे क्या कहेंगे, बीटा प्लीटेड शीट की तरह फिक्स हो गए। ये दो ही नहीं और बना सकते हैं और नीचे हो सकते हैं, ठीक है, 3 4 5 6 और बना लिए ऐसे सीधे, तो वो सीधे से जुड़ते चले आए। अगर ये पैरेलल में है यानी कि ये देखिए एक ही तरफ मुंह है, ये इधर का ये इसका भी इधर, तो ये क्या होगा, पैरेलल होगा। और दोनों अगर का मुंह क्या हो गया, अपोजिट हो गया, तो क्या हो गया, एंटी पैरेलल हो गया। अमीनो एसिड के बीच में डिफरेंसेस में कितना होता है, डिस्टेंस कितना होता है, 3.5 एंगस्ट्राम। यहाँ पर कितना था, 1.5 एंगस्ट्राम। यहाँ पर कितना था, 1.5 एंगस्ट्राम, और यहाँ पर कितना है, 3.5 एंगस्ट्राम। ये ध्यान रखिएगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में तुम्हारा आ जाएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसमें पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों प्लीटेड शीट होती हैं, किसमें, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में। और दूसरा एग्जाम्पल है सिल्क फाइब्रोइन में। और हम देखें अगर बीटा प्लीटेड शीट और अल्फा हेलिक्स के अलावा भी तो बीटा बेंड्स पाए जाते हैं, सिलेंडर और बैरल पाए जाते हैं, हेलिक्स पाए जाते हैं, टर्न्स पाए जाते हैं और लूप। ये सब अनदर एग्जाम्पल है किसके, तुम्हारे अनदर टाइप है किसके, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के। उसके बाद हम पढ़ते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर।
टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है, फोल्ड टू फॉर्म 3D स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर क्या है, जब वो सीक्वेंस जो था अभी उसी में घुमाव फिराव हो रहा था या आपस में दो सीक्वेंस जुड़ जा रहे थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, फोल्ड हो जाते हैं वही सीक्वेंस, 2-3 सीक्वेंस आपस में फोल्ड हो गए और क्या बना रहे हैं, 3D स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और आपको पता है कि टर्सरी स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शनल यूनिट है प्रोटीन का, यानी कि फंक्शनली बायोलॉजिकली एक्टिव अगर पूछा जाए तो कौन सा क्या होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर। तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, डिनोट ओवरऑल अरेंजमेंट एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ वेरियस रीजन्स आर डोमेन्स ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। सिंगल denotes overall arrangement and interrelationship of various region of or domains of single polypeptide chain। फंक्शनल यूनिट होती है ये। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज और मायोग्लोबिन। तो एग्जांपल कौन से हो गए, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज और मायोग्लोबिन। और बचा हमारे पास क्या, फोर्थ, यानी कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बचा। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखो, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ चीज़ें याद कर लेना। ये क्या होता है, एग्रीगेशन ऑफ अमीनो एसिड होता है, यानी कि कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में उलन बॉल की तरह आके मिल गई तो क्या हो जाएगा, एग्रीगेशन ऑफ अमीनो एसिड। ये आर्किटेक्चर ऑफ प्रोटीन होता है, आर्किटेक्चर ऑफ प्रोटीन होता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, आर्किटेक्चर ऑफ प्रोटीन होता है। इसका एग्जांपल देख ले तो हीमोग्लोबिन क्लासिकल एग्जांपल है। 2 अल्फा 2 बीटा सब यूनिट पाई जाती हैं किसमें, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में। तो ये हो गया मतलब क्लासिफिकेशन, मतलब स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई ऐसा होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और तुम्हारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स बीटा पीरियड सीट याद रखना सही से, उसके एग्जांपल याद रखना। बीटा पीरियड सीट के कार्बोनिक एनहाइड्रेज और सिल्क फाइब्रोइन, वहीं पर अल्फा हेलिक्स ध्यान रखना उसमें क्या पॉइंट है। प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ चीज़ें याद रखना और साथ में इसका एग्जांपल याद रखना, इंसुलिन और प्रो इंसुलिन। और तुम्हारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हीमोग्लोबिन याद रखना, ठीक है। अल्फा हेलिक्स का अगर एग्जांपल पूछे तो मायोग्लोबिन भी हो जाएगा ना एग्जांपल अल्फा हेलिक्स का। तो मायोग्लोबिन तुम्हारा एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा अल्फा हेलिक्स का। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन है, उसको 4 रीजन पे बेस्ड, 4 चीज़ों की पर क्लासीफाई किया जाता है। पहला बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन कंपोजिशन एंड सॉल्युबिलिटी, बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड बेस्ड ऑन शेप। तो पहला होगा बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन कंपोजिशन एंड सॉल्युबिलिटी, उसका कंपोजिशन कैसा है, सॉल्युबिलिटी कैसी है। न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी कि न्यूट्रिशनल वैल्यू के पॉइंट से कितना इंपॉर्टेंट है, कितना न्यूट्रिशन देता है, कुछ किसी चीज़ में कमी तो नहीं है, इसके बेसिस पे हम बांटेंगे। उसके बाद में बेस्ड ऑन शेप, उसका शेप कैसा है। तो इस 4 चीज़ों के आधार पर हम प्रोटीन को क्लासीफाई करते हैं। क्या, बेस्ड ऑन फंक्शन, कंपोजिशन एंड सॉल्युबिलिटी, न्यूट्रिशनल वैल्यू और बेस्ड ऑन शेप। अब इसका हम डिटेल में देख लेते हैं। देखो, प्रोटीन तो पूरा लगभग प्रोटीन से ही मिलके बना हुआ है बॉडी, और आपको एग्जाम्पल रटने की ज़रूरत नहीं है प्रोटीन में, क्योंकि आप तुक्के से भी सही कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं कुछ ना कुछ, तो कुछ सोच में आए तो वो एग्जाम्पल हो जाता है प्रोटीन का। जैसे देखो कैटालाइटिक प्रोटीन, कैटालाइटिक एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। तो कैटालाइटिक में क्या हो गया, एंजाइम। स्ट्रक्चरल, कोलेजन और इलास्टिन क्या बनाता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है ये। तो अगर स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहा जाए तो कोलेजन इलास्टिन हो गया। कंट्रैक्टाइल, मायोसिन और एक्टिन भाई कंट्रैक्टाइल में कंट्रैक्शन में मदद करती हैं। वहीं पर ट्रांसपोर्ट में हीमोग्लोबिन क्या रहता है, ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, एल्बुमिन, ट्रांसफेरिन, ये तुम्हारे क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो गए। तो वहीं रेगुलेटरी प्रोटीन देखा जाए, रेगुलेटरी प्रोटीन और हार्मोन भी क्या है, प्रोटीन ही। कुछ हार्मोन है क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। तो जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, इंसुलिन हो गया, और ACTH तुम्हारे क्या है, रेगुलेटरी प्रोटीन है। उसके बाद में जेनेटिक प्रोटीन जैसे कि तुम्हारा हिस्टोन। तो हिस्टोन क्या है, जेनेटिक प्रोटीन है। प्रोटेक्टिव प्रोटीन जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन हो गया, इंटरफेरॉन हो गया एंड क्लोटिंग फैक्टर। तो इम्यूनोग्लोबिन, इंटरफेरॉन और क्लोटिंग फैक्टर क्या है, प्रोटेक्टिव प्रोटीन है। कंपोजिशन एंड सॉल्युबिलिटी के आधार पर अगर हम क्लासीफाई करें प्रोटीन के, तो सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और डेराइव्ड प्रोटीन में बांटा जा सकता है इनको। क्यों, किसमें, सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और डेराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और डेराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन का एक एग्जाम्पल है, यानी कि सिंपल होंगे वो, यानी कि बिल्कुल जैसे कि एल्बुमिन हुआ, ग्लोबुलिन हुआ, प्रोटामाइंस हुआ, प्रोलामाइंस हुआ, लेक्टिन्स हुए,
स्क्लेरोप्रोटीन हुए। तो इसमें से कुछ होते हैं जो वाटर मतलब आसानी से घुल जाते हैं, कुछ आसानी से घुलते नहीं हैं, जैसे कि स्क्लेरोप्रोटीन तुम्हारा आसानी से घुलता नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा हॉट करना पड़ता है तब जाके घुलता है, ठीक है। तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोटामाइंस, प्रोलामाइंस, लेक्टिन्स और स्क्लेरोप्रोटीन किसके एग्जाम्पल हैं? सिंपल प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। इसमें से कुछ प्रूफ में लिखने के लिए आप याद कर लेना और पढ़ते रहना, अपने आप ही कुछ ना कुछ याद हो जाता है, ठीक है। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोटामाइंस, प्रोलामाइंस, लेक्टिन्स, स्क्लेरोप्रोटीन। बी में क्या है? कंजुगेटेड प्रोटीन। कंजुगेटेड प्रोटीन यानी कि किसी और से जुड़ी होंगी, किसी और से कोई और सब्सटेंस जुड़ा हो, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन में क्या है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मिश्रण है, ठीक है। लाइपोप्रोटीन में लिपिड और प्रोटीन है। न्यूक्लियोप्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है, ठीक है। क्रोमोप्रोटीन में कोई कलर देने वाला सब्सटेंस और प्रोटीन है। फास्फोप्रोटीन में फास्फेट और प्रोटीन है। मेटेलोप्रोटीन में यानी कि मेटल है और प्रोटीन है। तो ये तुम्हारे एग्जांपल हो गए कंजुगेटेड यानी कि जुड़े हुए। कंजुगेटेड के एग्जांपल क्या हो गए? ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन और मेटेलोप्रोटीन। वहीं पर डेराइव्ड प्रोटीन यानी कि डेराइव्ड यानी किसी से बन रहा होगा, किसी से बन रहा होगा। तो सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है? प्रोटीन। प्रोटीन के बाद पेप्टोन्स, पेप्टोन्स के बाद पेप्टाइड्स और पेप्टाइड्स टूट जाते हैं किसमें? अमीनो एसिड में। तो प्रोटीन टूटेगा पेप्टोन्स में, तो पेप्टेन्स भी क्या है? डेराइव्ड प्रोटीन है। पेप्टोन्स टूटता है पेप्टाइड में, तो पेप्टाइड्स क्या है? डेराइव्ड प्रोटीन है। और पेप्टाइड्स किस में टूट जाता है? अमीनो एसिड में। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू के आधार पे। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू के आधार पे न्यूट्रिशनली रिच प्रोटीन होंगी, इनकम्प्लीट प्रोटीन होंगी या पुअर प्रोटीन होंगी, इसके आधार पर बांटा गया है। तो न्यूट्रिशनली रिच प्रोटीन, इनकम्प्लीट प्रोटीन और पुअर प्रोटीन। न्यूट्रिशनली रिच प्रोटीन क्या होती है? कंप्लीट प्रोटीन होंगी या फर्स्ट प्रोटीन भी कहेंगे इनको। यानी कि न्यूट्रिशनली ये क्या है? कंप्लीट हैं, जितने भी चीज़ चाहिए वो कंप्लीट इसमें पाया जाएगा, जितने भी अमीनो एसिड चाहिए वो इसमें पाया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है कैसीन प्रोटीन ऑफ मिल्क। कैसीन प्रोटीन ऑफ मिल्क में सभी अमीनो एसिड पाए जाएंगे, यानी कंप्लीट प्रोटीन और फर्स्ट प्रोटीन से कहेंगे। उसके बाद इनकम्प्लीट प्रोटीन, लैक वन अमीनो एसिड, कोई एक अमीनो एसिड ये नहीं पाया जाएगा इसमें, कोई एक अमीनो एसिड इसमें नहीं पाया जाएगा। जैसे कि पल्सेस आर डिफिशिएंट इन मेथियोनिन, जो पल्सेस होते हैं उसमें मेथियोनिन नहीं पाया जाता है। सीरियल्स लैक इन लाइसिन, सीरियल में क्या होता है? लाइसिन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे इनकम्प्लीट प्रोटीन हो गई। और से पुअर प्रोटीन है। पुअर प्रोटीन मतलब एक से ज़्यादा अमीनो एसिड नहीं पाए जाएंगे। तो लैक इन मेनी इसेंशियल अमीनो एसिड, बहुत सारी इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं पाई जाएंगी इसमें। जैसे जीन फ्रॉम कार्न, जो जीन होता है कार्न का, उसमें वो लैक करता है ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन। तो ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन नहीं पाया जाता है जीन में। कहाँ से प्राप्त होता है जीन? कॉर्न से। अब बेस्ड ऑन शेप देखते हैं। शेप के अनुसार प्रोटीन को बांटा गया है ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन में। तो बेस्ड ऑन शेप प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन। इसका एग्जांपल आपको पहले से याद होगा, नीट दे के आए हैं। जैसे कि ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या है? एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है और प्रोटामाइंस है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या है? एल्बुमिन्स है, ग्लोबुलिन्स है एंड प्रोटामाइंस है। फाइब्रस प्रोटीन तुम्हारा क्या होंगे? कोलेजन होगा, इलास्टिन होगा और क्रिएटिन होगा। फाइब्रस प्रोटीन क्या होगा? कोलेजन, इलास्टिन एंड क्रिएटिन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी मेहनत के लिए आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा यार। धन्यवाद।